ओके, तो हमारा आज का पीवाई क्यू चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे। तो सबसे पहले कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, आर दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर जो वी होगा वो क्या होगा, के क्यू बाय आर, जो भी चार्ज होगा ये, है ना। तो यहाँ पर जो है ना पॉइंट चार्ज के लिए ओनली आर आता है। अगर आपके पास बच्चों कोई डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच का आर, सॉरी, अब यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, अब वो पॉइंट आपका एक्साइल हो सकता है, इक्वेटोरियल हो सकता है, या इन बिटवीन कहीं हो सकता है। तो इसके सेंटर से ये दूरी होती है ना, इसको आर लिया जाता है। एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पर ये एंगल कुछ यहाँ पर बना रहा है थीटा एक्सिस से, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना होगा बताओ। पॉइंट चार्ज के लिए तो आपने बताया के क्यू बाय आर, डाइपोल के लिए बताओ, मालूम है, के पी कॉस थीटा बाय आर। तो डाइपोल के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, के पी कॉस थीटा बाय आर, फॉर्मूला आर स्क्वायर है, सॉरी, हाँ। तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला कहीं भी एक्साइल के लिए भी लग जाएगा, इक्वेटोरियल के लिए, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए वैलिड है ये, बराबर। अच्छा, इसमें स्फीयर वाला सवाल पूछा जाता है, ये हो गया, समझ में आ गया ये? अभी यूजुअली ज्यादातर हॉलो स्फीयर का पूछते हैं, तो हॉलो स्फीयर का देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर है, हाँ, अंदर से खाली है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं रहेगा। आपका अंदर पोटेंशियल बता सकते हो क्या होगा, के क्यू बाय, तो जो सरफेस पे रहता है, यानी सरफेस पे रहेगा, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर, अंदर हर पॉइंट पर कितना रहने वाला है, के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा, अगर आप कहीं और दूर चले जाते हो तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। ग्राफ बताओ उसका, अंदर कांस्टेंट है, तो v वर्सेस r अगर बात करेंगे तो पहले, फिर इनवर्स रिलेशन है, ऐसे चला जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, सॉलिड में किस तरीके से होता है, इंक्रीज करेगा, सेंटर के क्या नाम है, सरफेस के 3/2 रहता है, 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट दी सरफेस होता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ, क्योंकि ये पहले जो है ना ऐसे डिक्रीज करेगा, और फिर ऐसे ऐसे बनेगा, अगर ये सॉलिड स्फीयर हुआ तो, ठीक है, हॉलो रहा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह अच्छे से करो, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। और ठीक है, कैपेसिटर की अगर बात करें तो अंदर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है ना कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सीमा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर है। तो अंदर पोटेंशियल कितना रहेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही सवाल है ना। अच्छा, ये वाले देख लो जरा, ये वाले सीरीज C1 C2, क्या फॉर्मूला बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, ये आपका सी सीरीज वाला आ गया, बराबर। और पैरेलल वाले में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है ना, रेजिस्टेंस में जैसा होता है, ये सब देख लो, ठीक है। बाकी फिर अभी क्वेश्चन उसमें देखेंगे, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो उसका, हाँ। ठीक है, दोनों पहले अलग अलग है, इस पे चार्ज Q1 और इस पे क्या है Q2। अगर दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में कर दिया, वायर के थ्रू जोड़ दिया, तो होने वाला क्या है, इसका पोटेंशियल अलग था, इसका पोटेंशियल अलग था, है ना।
जब आप जोड़ देते हो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, और इसका रेडियस आप R1 बोल दो और इसका रेडियस क्या बोल दो, R2 बोल दो। अच्छा, पहले अगर मैं बात करूं इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ1/R1 इसका। लेकिन जब जोड़ दोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, V इज इक्वल टू के। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो V का फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, KQ1 डैश। पहले जो चार्ज होगा वो नहीं होगा, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब आप, हाँ टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, जैसे Q1 प्लस Q2 और ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको Q1 डैश और इसको क्या बोल देता हूँ, Q2 डैश। और अपन रेडियस तो वही रहने वाला, रेडियस थोड़ी बदलेगा, तो आपका R1 हो जाएगा V इज इक्वल टू के Q2 डैश अपॉन वॉट। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो चार्ज है और ये रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, V तो दोनों के लिए सेम ही हो गया ना, V इज कॉन्स्टेंट ना, V सेम हो गया ना। तो अगर मैं इसको इधर भेजूंगा, ये दोनों के लिए सेम है, तो Q और R में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया जो नया चार्ज आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, जब दोनों को कांटेक्ट, दोनों को टच कर देते हो तो V Q और R में, आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पर क्योंकि V1 वेरिएबल है ना, तो यहाँ से अपने को रिलेशन नहीं मिल पाएगा। तो जब आपको बोल देगा ना कि दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया या दोनों को वायर के थ्रू ज्वाइन किया, तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसकी वजह से Q और R में डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। मतलब कि जिसका रेडियस ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा, और जिसका मतलब जो छोटा होगा उस पर चार्ज कम आएगा, और जिसपे जो बड़ा रहेगा तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। ये कब बात करना है, जब कांटेक्ट में लेकर आएंगे तब, समझ आ गया, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो नया वाला चार्ज होगा उसका रेशो क्या होगा, तो R1/R2 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और कभी भी हम लोग जो है ना, मान लो आपको कॉमन वोल्टेज निकालना है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल चार्ज तो वही रहने वाला है, V इज इक्वल टू, अगर आप बात करोगे तो इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है और इसका कितना है, C2 है। हाँ, तो आप टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 या Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों का प्लस उतना ही रहने वाला है, और डिवाइडेड बाय दोनों का कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, क्योंकि V का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, Q/C या Q इज इक्वल टू CV होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा एक और बात, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कैपेसिटर की, हाँ, तो आपको अगर कैपेसिटेंस पता है ना, और V पता है, तो V का स्क्वायर कर दो, समझ आ रहा है, हाफ CV स्क्वायर। और इसमें और क्या पूछ सकता है, हाँ हाँ मॉडिफिकेशन है वो तो अपन कर लेंगे, ये CV स्क्वायर वाला यूज होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो, हाँ वर्क, वो पोटेंशियल वाला ना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी बार डॉट ई बार, माइनस पी बार डॉट, डॉट हटेगा, कॉस आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोलेगा। अगर वर्क निकालने बोलता है तो आ,
एक मिनट, हाँ, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये भी पता है। हम्म। और ठीक है, चलो बाकी जैसा लगता रहेगा वैसा अपन डिस्कस करते रहेंगे। माइनस ऑफ डेली होता है। हाँ हाँ, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज क्या, पी डेल वी भी याद रखो आप। ये डेल वी यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल है। वर्क होने के लिए पोटेंशियल चेंज होना जरूरी है। वर्क होने के लिए क्या जरूरी है? अगर पोटेंशियल चेंज नहीं है, मतलब मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो और दोनों का पोटेंशियल आपको याद है, डायपोल के अगर इक्वेटर पे बात करूं, एक पॉइंट से अगर आप दूसरे पॉइंट ले जाते हो, पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो। तो वर्क विल बी जीरो, कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं। अगर आप एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल में जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, तो अगर सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क विल बी सेम। सेम डिफरेंस सेम है बोला मैंने, डिफरेंस जीरो है बोला नहीं। डिफरेंस जीरो रहेगा तो वर्क विल बी जीरो, और डिफरेंस सेम है तो वर्क विल बी सेम। आ जाओ अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन, आपको एक कैपेसिटर बनाना है, ठीक है, पैरेलल प्लेट वाला। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है? तो ये बेसिकली अपन स्मॉल के लिया करते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एज टू हैव डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या यूनिट देखो, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। न्यूटन पर कूलम किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ, तो ये आपका ई हो गया। हाँ, अच्छा, इफ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर इज, तो वी आपको ये दिया हुआ है कि वी इतना वोल्टेज रेटिंग है, इतना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं इसको। द मिनिमम एरिया ऑफ ईच प्लेट रिक्वायर्ड टू हैव, मतलब एरिया अपने को पूछा है 80 पिको फराड का कैपेसिटर अगर बनाना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। क्या बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? सी का फॉर्मूला, अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है तो ई का बाय डी ना, बराबर है कि नहीं? अब इसमें यही लगेगा क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, वोल्टेज दिया है ना, तो यहाँ पर इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर वी किया मैंने इधर, डी की जगह भी पुट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आपका E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी होता है। तो D को इधर भेजता हूँ, इसको यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी की जगह पर मैं पुट करूंगा V बाय ई, तो ऊपर भेज दूँ E को, ठीक है, ऊपर भेज दिया। ए का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर सब चीज एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, के पता है, ई पता है, वी पता है, सी पता है, ए पता करना है। तो ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ई। एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप उसको मॉडिफाई कर लोगे। हाँ, डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर पूरी तरीके, प्लेट के बीच में याद रखना कि पूरी तरीके से अगर आपका क्या नाम है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो ये बात ध्यान रखना, फॉर्मूला बनेगा ई का बाई डी। और अगर फॉर एग्जांपल एयर मीडियम है बीच में, तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो ई नॉट ए बाई डी बनेगा। अच्छा, अगर पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक भरता है, किसी को फॉर्मूला पता है? बोलो, ऐसे ही फॉर्मूला है, ई नॉट ए, हाँ, डी माइनस ये टी क्या है? थिकनेस है, कितना थिकनेस आपने फिल करा हुआ है, हाँ, और प्लस टी बाय के, ये फॉर्मूला। इधर से ये भी बन सकता है, देखो ये कब लगाओगे आप, ध्यान रखना कि अगर मान लो आपने पार्शियली इतना जो है ना कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा है जिसका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब ये पूरा डिस्टेंस होता है डी,
समझ आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, ये वाला टी होगा, है ना? तो ये क्या होगा, डी माइनस टी होगा। समझ रहे हो? तो डी माइनस टी, टी बाई के, टी यानी थिकनेस है, टाइम नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा देखो, अगर पूरी तरीके से फिल कर दूं तो डी माइनस टी जीरो हो जाएगा, मतलब ये होगा ही नहीं क्या, तो ये कहानी खत्म। या तो आप ऐसा पुट कर सकते हो कि डी, टी जो है वो डी के बराबर होगा, तो डी माइनस डी जीरो, तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाई के ऊपर चला जाएगा, ई का बाई डी आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक अगर पूरा स्पेस लिया हुआ है तो ई का बाई डी फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ई का बाई डी। और अगर पार्शियली फिल्ड है तो के नहीं है, ई नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अभी कनेक्टिवली ये पूरा कर लो तो सारे फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। अगर एयर में बात करूंगा तो ये के नहीं आएगा, उसको सी नॉट बोल देंगे अपन, क्योंकि की वैल्यू 1, तो सी नॉट ई नॉट ए बाई डी होता है, ये भी बात है। तो आपको एयर वाला याद रखना है, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक वाला याद रखना है। तो अगर पूरी तरीके से फिल कर दिया है डाइलेक्ट्रिक से तो वो याद रखना है, बस इतना कर लिया तो पूरा कैपेसिटर का हो गया। अब उसके अंदर और भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक वाला भर देगा, तो उसमें सीरीज पैरेलल वाला लेकर सॉल्व करना होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाओ। अभी हमारे पास कितना 80 पिको फैराड बोले तो कितना हो गया बच्चों, 80 इंटू 10⁻⁻12। वी आपका 12 किलो वोल्ट, मतलब 12 इंटू 10⁻3। एप्सिलॉन नॉट 8.85 को मैं 9 इंटू 10⁻, ये लिखूं, -12 बराबर, सही जगह गलत लिखा क्या, -12। ओके, के आपका कितना है बच्चों, 5। ई आपका कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻9 वोल्ट पर मीटर। बस खत्म, -12 से -12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से इसको काट सकता हूँ, 5 एका 5, 5 छंग 30, 3 तिया चौक, ठीक है, और 10⁻3, ये 6 ऊपर आएगा -6, बचा क्या, 16 4 डिवाइड बाई 3 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, हो गया खत्म। हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया ना 8.85, 10 का पावर भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 का पावर भी मैच हो रहा है और नंबर भी आपका तीसरा जो है वो अनसर्टन है पॉइंट के बाद वाला, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन यूज किया, खत्म। तो सबसे पहले ना सुनो क्या कहानी क्वेश्चन में बताया गया, डायग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है कि दो जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, पूरा डिस्टेंस, ये प्लेट ऊपर नीचे ऐसा है ना, और इसमें इसका डी डिस्टेंस है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाले का K1 K2 और ये क्या दिया हुआ है K3 और ये क्या दिया हुआ है K4। समझ रहे? अच्छा अगर आप देखोगे ना तो क्या नाम है, प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे K1 वाला बात करो तो ये प्लेट है मेरे पास, ये एक प्लेट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, और इसका एरिया होगा ये ए एरिया होगा, तो ए एरिया 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा a/3, तो a/3 d/2, हाँ a/3 और ये d/2। अच्छा ये वाले का देख लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर कितने कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर हो गया। अगर आप देखोगे तो कितने कैपेसिटर है, आपस में कैसे कनेक्टेड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बच्चों, ना 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 ना, ये आपस में कनेक्टेड है ना, नहीं समझे? रुको, ये प्लेट का ये देख लिया आप लोग ने, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा अलग अलग करके, और फिर इसको ऐसे जोड़ो। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे रहा है आपको, पैरेलल, तो जो आपको लाइन से दिखाई दे रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझे? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट, इन सबके इधर पे जो है ना, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, ये वाला प्लेट जो है ना, एक ही प्लेट ऐसे ले रहा हूं,
ओके, और उसके बाद ये एक प्लेट है मेरे पास। हाँ, है समझ में? तो ये तीनों आपस में पैरेलल है और ये जो है आपका सीरीज में। तो आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया? तो इसको कैसे स्प्लिट करना है समझ में आ गया ना? अगर ओवरऑल कैपेसिटेंस पूछूंगा तो पैरेलल वाले में उल्टा रिलेशन बनता है ना। इसका टोटल क्या आएगा पहले बताओ? सी एस बोलूंगा इसको, सी पी बोलूंगा, सॉरी सी पी बोलूंगा, जो कि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होगा। और अगर ये सी पी और ये सी फोर आपस में देखा जाए तो कैसे? सीरीज में। तो सीरीज के लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? दोनों सी एस का फॉर्मूला क्या होगा? सी पी इंटू सी फोर, है ना, और डिवाइड बाय सी पी प्लस सी फोर, ऐसे बनेगा। लेकिन एक काम करना, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को ऐसे बनाना है रेशो में, तो आप ऐसे मत करो। नंबर दिया होता तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, लेकिन आपको फॉर्मूला बना के दिखाना है ऐसे उल्टा रेशो वाला। तो आप एक काम करो, वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी प्लस वन अपॉन सी फोर बनेगा फॉर्मूला। और सीपी की जगह पर आप सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री रखो। इतना समझ में आया? अच्छा, अब सुनो, ये आपको समझ में आ गया, सीरीज पैरेलल की कहानी समझ में आ गई। अब एक काम करो कि आप सी का फॉर्मूला लिखो। अगर डाइलेक्ट्रिक आपके पास है, डिस्टेंस पता है, एरिया पता है, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए सब सिमिलर है, सबका एरिया सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम है, बस के अलग है। तो फॉर्मूला बनने का तरीका तो सेम ही रहने वाला है। तो पहले एक बना के देखो आप क्या बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, C1 का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट के, एरिया आपका कितना हो जाएगा? ए बाई थ्री, और आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये टू ऊपर चला जाएगा, थ्री नीचे आ जाएगा, मतलब टू बाई थ्री, और के वन बोलूंगा, ई नॉट के वन ए बाई डी। तो सबका टू बाई थ्री, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा टू बाई थ्री, बस ये के टू हो जाएगा, इसका भी ऐसे ही बनेगा टू बाई थ्री, और इधर के टू हो जाएगा। तो टू सब सेम रहेगा, बस के वन के टू के थ्री होगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, तो सबका ऐसे ही बनने वाला है। नेक्स्ट इसका कैसे बनेगा? इसका तो पूरा एरिया है ना? ओके, तो आपका सी फोर का फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट के फोर, ए वही है, डी आपका सिर्फ आधा हुआ है, डी बाई टू, तो अपॉन का टू इधर जाएगा तो टू टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गया? अब इधर आ जाओ। अच्छा, आपको बोला है कि अगर ये इनका पूरा एक इक्विवेलेंट बना दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक के होगा। तो इनका पूरे का इक्विवेलेंट कौन है? सी एस है। पूरे का इक्विवेलेंट कौन है? सी एस है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपली एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, सिंपल फॉर्मूला जो अपना रहता है, क्योंकि पूरे की जगह एक के आ जाएगा, है ना? तो एरिया ए और डिस्टेंस डी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। चलो इधर आ जाओ। अच्छा, सीपी आपका कौन है? सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो ऐसा ये सबका सम होगा, सब में से कॉमन क्या निकल कर आएगा? टू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सब में से कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बचेगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, है ना? और वन अपॉन सी फोर का फॉर्मूला क्या बताया? टू इंटू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। इतना समझ में आ गया? के के फोर, सॉरी के फोर। अब मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा लेफ्ट और राइट में? टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लेते, जो कि लेफ्ट वाले के साथ इधर कैंसिल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहां पर बचेगा क्या? ओनली वन अपॉन के, है ना? और यहां पर क्या बचेगा बच्चों? अच्छा, एक काम करो, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लेता हूं, टू भी तो है ना। तो यहां पर बचने वाला है, ये थ्री ऊपर भेज देता हूं, ये वाला थ्री, तो थ्री अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, और अपना टू भी कॉमन, टू पूरा करके कॉमन ले लूंगा, हाँ। और यहाँ पर कुछ ऊपर नहीं जाएगा, वन अपॉन के फोर होगा। टू यहाँ पर इधर से और इधर से कॉमन आया, और फिर इधर भेज दिया। कोई मैच हो रहा है? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखो दो कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 माइक्रोफराड और
8 माइक्रोफराड, ठीक है। बैटरी वी है, ये स्विच है, अभी स्विच जो है ना 1 को कनेक्टेड है, तो मतलब ये बैटरी से कनेक्टेड कौन है, ये या ये, 2 माइक्रोफराड, तो चार्ज कौन होगा, 2 माइक्रोफराड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चार्ज होगा, फिर आपको क्या करना है, जब चार्ज हो जाएगा तो आपको इसको यहाँ कनेक्ट कर देना। तो ये जितना भी चार्ज इसके पास होगा वो कितने लोग में शेयर होगा, 2 लोग में। अभी तो ये अनचार्ज है, जैसे ही इधर पे ऐसे टच करेंगे तो यही चार्ज 2 लोग में बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, अभी इसका पोटेंशियल कितना है, ये इससे कनेक्टेड है, वी है, लेकिन जब इधर से कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। और लेकिन हाँ, इस पहले वाले के डिफरेंट होगा, लेकिन आपस में तो सेम रहेगा ना, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड, पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और उसका तरीका क्या बताया था मैंने, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या, इसके पास तो चार्ज है ही नहीं, इसने जो लेकर आया वहां से वही 2 लोग में बटेगा। आई बात समझ में। तो इसका चार्ज कैपिटल क्यू और इसका 0 डिवाइडेड बाय क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस C1 C2, यानी 2 8 10 माइक्रोफराड हो जाएगा। ओके, तो आगे सुनो, हमको करना क्या है इसके अंदर, स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो पहले क्या हुआ, ये वाले कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर किया, कहानी समझो, ये वाले कैपेसिटर ने जब आपने इसको चार्ज किया तो एनर्जी स्टोर किया, और जब आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां करते हैं तो एनर्जी का कुछ लॉस होता है। एनर्जी का क्या होता है, तो आपको एनर्जी लॉस निकालना है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका पहले फॉर्मूला बता देता हूं कि ये जो एनर्जी स्टोर करेगा उसको यूआई बोलोगे आप, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। अगर आपको सी और वी पता है तो क्या लिखोगे, हाफ सी वी स्क्वायर लिखोगे। अच्छा, फिर उसके बाद यही एनर्जी ये इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों लोग जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो आपका होगा यूएफ। समझ आ रहा है। और हमेशा जब भी आप चार्ज करके किसी और अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन क्या नाम है आपका, एनर्जी। तो लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल ज्यादा है फाइनल वाला कम है, तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे ऑफ एनर्जी, हाँ, तो यू आई माइनस वॉट, यू एफ अपॉन यू आई इंटू वॉट 100, ये फॉर्मूला याद रखिए आप। समझ गए। तो मतलब आपको यू आई निकालना पड़ेगा, यू एफ निकालना पड़ेगा, तो यू आई उसी से डिवाइड करेंगे तब जाके आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन काम समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहले ये वाला कहानी था, पहले बताओ यू आई कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, आपको वी पता नहीं है लेकिन, तो वी वी रहने दो, वी को वी रहने देते हैं आप लोग, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो अगर कॉमन चीज रहेगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सी कितना है, 2 माइक्रोफराड, कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू 10 का पावर माइनस 6 वोल्ट, सॉरी जूल एनर्जी आ जाएगा। ये कौन सा आ गया, इनिशियल। अच्छा, फाइनल निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, दोनों का कैपेसिटेंस और कॉमन पोटेंशियल चाहिए। कॉमन पोटेंशियल है नहीं है, तो पहले सबसे पहले आप निकालोगे वीसी। याद रखो, यूएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों आपस में कनेक्ट किया है तो दोनों का पोटेंशियल वी नहीं रहेगा, वी के टर्म में ही रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल, टोटल चार्ज, तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया, मान लो क्यू चार्ज स्टोर किया, ठीक है, और दूसरे वाले का कितना है 0, और पहले वाले का कैपेसिटेंस है 2 और दूसरे वाले का 8 माइक्रोफराड और 10⁻⁻⁶ है ना। तो ये हो गया Q अपॉन 10। अच्छा, Q कितना होगा पता है, सोचो, इसका कैपेसिटेंस C, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो इसके पास जो चार्ज स्टोर है वो C इंटू वी है, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं C जो कि 2 माइक्रोफराड है, पहले लिख देता हूं CV अपॉन 10 इंटू 10⁻⁶ किधर पे, ये देखो सुनो, जब हम लोग यहां से डिस्कनेक्ट करके ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो अभी कनेक्ट करने के मुझे, हाँ इनिशियली बताओ, क्योंकि वही चार्ज 2 लोग में बटेगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा,
क्यू ही होगा, तो इसके पास जो चार्ज क्यू है वही दो लोग में बंटने वाला है ना। तो क्यू प्लस जीरो, शुरुआत में क्या रहेगा क्यू और इसका जीरो। हाँ तो वही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बाद में ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आप तो ऐसे ही लिखोगे ना, क्योंकि आपको इंडिविजुअली थोड़ी पता है कि चार्ज करने के बाद इसका कितना हुआ उसका कितना हुआ, तो ऐसे। तो सी वी अपॉन दिस, सी कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻⁶, वी आपको पता नहीं ऐसे ही रहेगा, कैंसिल, कितना आ गया बच्चों v बाय 5, मतलब कॉमन पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल का डिवाइड बाय 5 हो गया, कॉमन पोटेंशियल भी रिड्यूस होता है, समझ आ रहा है। अच्छा अब हम लोग जा सकते हैं कहां पर, यूएफ पे जा सकते हैं, हाफ टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर होगा, दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो ये आपका है 2 और वो 8 है, तो टोटल कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 इंटू 10⁻⁶, और आपका पोटेंशियल कितना है कॉमन पोटेंशियल बच्चों v बाय 5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, v स्क्वायर बाय 25 हो जाएगा, है ना, 2 5 और 5 5, मतलब आपका हो गया v स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 5, ये आपका कौन है यूएफ है। ठीक है, आप चाहे तो दोनों का रिलेशन भी निकाल सकते हो, यू आई देखो वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ कौन था मेरा, जरा याद करो, यू आई था, तो यू आई डिवाइड बाय 5, समझ आ गया। और हाँ तो बेसिकली ये कितना आ रहा है इनिशियल का 1/5 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, है ना, बराबर। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा जरा बताओ, यू आई है वी स्क्वायर बाय 5 और ये है वी स्क्वायर बाय 5, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यू आई है वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, वी स्क्वायर बाय 5 इंटू 10⁻⁶, और नीचे क्या है वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, ऊपर कॉमन निकलेगा क्या वी स्क्वायर 10⁻⁶, वी स्क्वायर 10⁻⁶ कॉमन इंटू 100, तो बचेगा क्या 1 माइनस 1/5, ठीक है। हाँ तो 4/5, तो आपको पता है 4/5 मतलब 0.8 होता है, 5 अट्ठे 40, 0.8 इंटू 100 मतलब 80% हो गया, तो 80% लॉस होगा, सिर्फ एनर्जी स्टोर कितना होगा 20%। आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना स्टोर रहेगा, ठीक है, तो फाइनल वाला आपका कितना है 1/5 है, तो 1/5 मतलब अगर काटूंगा तो 0.20, 0.2 मतलब 20% स्टोर होगा और 80% लॉस हो जाएगा, तो स्टोर और लॉस दोनों भी सवाल पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, रिपीट किया है क्वेश्चन। स्टेप क्या हो गया समझ में आ गया, सबसे पहले क्या निकालोगे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है वो निकालोगे, फिर जब आप दूसरा कनेक्ट कर दो दूसरे कैपेसिटर के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वहां पर क्या निकालना है कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर आप यूएफ निकालोगे, ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल के लिए टोटल चार्ज क्या लोगे जो इसने चार्ज स्टोर किया वही दो लोग में बटेगा, इस वजह से टोटल चार्ज सिर्फ की हुई रहेगा, समझ गए। अच्छा यूएफ निकालेंगे, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय यू आई इंटू 100, खत्म हो। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब ये दोनों सेम कैपेसिटर्स, वैल्यू नहीं दिया लेकिन क्या बोला है सेम है, तो ये सी है तो वो भी सी है, वैल्यू नहीं दिया लेकिन, और सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया, करो फटाफट से। आपका यू आई कितना है और वो कितना है, हाँ 1/4 सी वी स्क्वायर है, तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 1/4 ही आएगा ना, हाफ माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 सी वी स्क्वायर, और अपॉन में हाफ सी वी स्क्वायर कटेगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 मतलब 50% लॉस हो गया, करवाने की जरूरत नहीं है ना इसको। मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट p है,
एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, सुनो, एक मॉलिक्यूल है, मालूम है ना आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो एक मॉलिक्यूल की वजह से आपके पास एक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है पी, एक मॉलिक्यूल का। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कितने मोल, एक मोल, मतलब एक मोल मोल तो एवोगाड्रो नंबर आएगा। पोलराइज बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज हो जाते हैं इसका मतलब अलाइन हो जाते हैं, बराबर ना, रेंडमली ओरिएंटेड थे। और कितने डिग्री अलाइन हो जाते हैं लोग, तो जो भी एंगल पर थे वहां से कितना चेंज बाय एंगल 60 डिग्री। तो आप मान सकते हो शुरुआत वाला एंगल आप मान लो 0, बाद वाला 60 मान लो। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, इफ n इज द एवोगाड्रो नंबर, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग ने, पीई कॉस थीटा 1, है ना। तो आपने 60 क्या नाम है, थीटा 60 है ना, तो मान लो 0 शुरुआत में 0 था, फिर कितना हो गया 60। तो यहाँ पर आपका पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अच्छा ऐसे कितने लोग के लिए, एक के लिए होगा तो पीई लगेगा, फॉर 1 मोल के लिए इंटू एन कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे एन पीई कॉस 0 कॉस 60, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 60 कितना होता है बराबर, तो 1 माइनस हाफ, हाफ होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ एन पी, खत्म। नहीं, ठीक है, वहां पर उन्होंने कैसा है 0 to 60 किया, माइनस बाहर लिया हुआ है, तो वही आने वाला है। अगर मैं माइनस साइन बाहर लूँ, हाँ वैसा, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ और फिर माइनस माइनस प्लस ही होने वाला, तो आएगा यही, ठीक है। तो 2017 में देखो ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो 17 में एक और सवाल पूछा गया है इसी से, अच्छा ये तो आसान है, कर पाओगे इसको, वो ये चार्ज किया, डिस्कनेक्ट किया, फिर दूसरे से कनेक्ट किया, जैसा भी ऊपर वाला कर रहे थे अपन, 2 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर नहीं निकालना अपने को, तो रिड्यूस बाय आपको पहले तो ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, जब आप चार्ज करते हो फिर दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर जितना भी इंक्रीज इंक्रीज लिखा हुआ है वो ऑप्शन, या रिमेन सेम वाला, तो बी ऑप्शन सही हो गया। समझ गए कहानी, नंबर भी निकाल, लेकिन अगर नंबर कंफर्म करना, फॉर एग्जांपल डिक्रीज वाले और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, एक कैपेसिटर है बच्चों, इसको बैटरी से आपने चार्ज किया है ना, सेम कहानी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक बैटरी है, इससे आपने चार्ज किया, ओके, C1 बोल देता हूँ और इसका V पोटेंशियल बोल देता हूँ। द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को फिर क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसको, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, आइडेंटिकल है मतलब सेम कैपेसिटेंस वाला है, हाँ, ये सी है तो ये भी सी है, फिर उससे कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अब आपको पता है कि जो चार्ज ये स्टोर करेगा वही दोनों में होगा, तो सेम कहानी चलेगी। अभी आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं इसको, 50% बात किया था ना, तो 50% में आपका अगर आप देखोगे तो क्या नाम है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा यू आई आपका आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, यू एफ जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 1/4 सी वी स्क्वायर। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 सी वी स्क्वायर, है ना, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो, तो इनिशियल का कितना डिवाइड बाय 2 हुआ है, तो डिक्रीजेस बाय फैक्टर
ऑफ 2, खत्म। तो जो 19 में वाला क्वेश्चन था वो 17 में वर्ड्स में पूछा हुआ है, समझे? कुछ सॉल्व नहीं करना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपके पास क्या नाम है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्या है? लेकिन उसका सरफेस का शेप अलग अलग है। तो यहाँ पर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कितना, 10 वोल्ट पर है, और ये लास्ट वाला कितना पर है, 40 पर। शुरुआत वाला 10 पर है, लास्ट वाला 40, 10 40 10 40, तो शेप अलग है। आपको बोल रहा है कि अगर आप ए से बी कोई चार्ज को ले जाते हो सारे इसमें, तो आपका वर्क क्या होगा? ठीक है, डेल्टा वी क्या है, मैंने अभी बताया था, पी डेल वी बोला था ना आपने। तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और एक ही चार्ज, अच्छा इसके अंदर पी डेल वी, हाँ क्यू डेल वी होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू डेल वी होगा, ये बनेगा, है ना? पी नहीं था, क्यू डेल वी था। क्यों, ये कैसे मैं आपको बता दूं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना, वहां से ही। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बताने के लिए डेल वी करेंगे। ओके, तो वहां से बनाइए। तो डिफरेंस सेम है, तो वर्क ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। रीजन क्या लिख दोगे, ये फॉर्मूला, ये सेम है, तो डब्ल्यू भी क्या रहेगा, सेम। समझ गए? चलो नेक्स्ट, नीट 2018 का सवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A। अच्छा मुझे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई होगा ना। दो प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ऑलरेडी कितना होता है। सुनो, ई का फॉर्मूला होता है, बीच में बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा सीमा के फॉर्म में, सीमा स्क्वायर क्यों, सीमा बाय, एक की वजह सीमा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वही आएगा, तो सीमा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। समझ गए? ओके, सिग्मा कांस्टेंट है, समझ आ रहा है? ओके, और अगर आप इसको इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लीनियरली प्रोपोर्शनल, नहीं, सीमा कांस्टेंट है ना आपका, ठीक है। और आपको पता है ई जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है क्या, ई प्लेट प्लेट शीट, तो ई इंडिपेंडेंट है, ओनली सीमा बाय एप्सिलॉन, सीमा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू। तो क्या एफ भी इस पे डिपेंडेंट होगा क्या? आप बोलोगे सर ये क्यू अपॉन, सीमा की जगह आप रखना चाहोगे क्यू अपॉन एरिया, तो आपको दिख रहा भले ही ऐसा है ना, लेकिन ये कौन सा एरिया लगाओगे आप, क्या नाम है, इसका एरिया होगा, प्लेट का एरिया होगा ना। समझ आ रहा है? और एक्चुअल में ये चार्ज पर यूनिट एरिया है जो आपका हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही बात? तो एक्चुअल में डिपेंडेंट नहीं रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कहीं आ ही नहीं रहा रिलेशन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये होता है। हमारे पास दो मेटल स्फीयर्स है, एक का रेडियस आर और अदर रेडियस क्या है, 2r। तो एक का रेडियस आर ले लेते हैं और दूसरे वाले का क्या है, 2r। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर भी सिग्मा है और इसके ऊपर भी क्या है, सिग्मा है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेट, मतलब दोनों को टच किया और फिर सेपरेट कर दिया, मतलब कॉन्टैक्ट में लेकर आ गए। तो जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आया, तो आपको मालूम है, ठीक है, इनका क्या सेम हो जाएगा, v सेम हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, बराबर है। अच्छा,
इसके ऊपर चार्ज आप मान लो Q1, इसका मान लो Q2, ठीक है। और अभी इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो Q1 डैश, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा Q2 डैश, बराबर। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, देखो आपका सीमा बेसिकली क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो एरिया तो सेम है ना, जब सेपरेटेड थे तब दोनों को टच करके सेपरेट किया तब भी एरिया तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। अरे नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, यहां से यहां अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहां से यहां, यहां से यहां, है ना। तो इस स्फीयर का एरिया थोड़ी बदल रहा है, क्या बदल रहा है, चार्ज। चार्ज पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो जाएगा। तो अगर चार्ज बदल गया तो सीमा भी बदल जाएगी, है ना। और यहां पर भी अगर चार्ज बदल गया तो सीमा बदल जाएगी। तो सीमा 1 और सीमा 2 निकालना है, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम। तो निकालना है, क्या समझ में आ गया। पहले दोनों का सेम था, जब टच करके अलग किया तो चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद आपका सीमा 1 और सीमा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर बात करो कि सीमा क्या होगी। तो सीमा होगी Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर सीमा कौन होगी, 4 पाई 2 आर स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, अगर आप इसको 2 का स्क्वायर करोगे, 4 करोगे, हाँ, तो बेसिकली आ जाएगा 1/4 Q2/4 पाई आर स्क्वायर, बराबर ना। नहीं, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, अभी इसको रहने दो। इधर पे बताओ सीमा 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीमा 1 का फॉर्मूला Q1 डैश अपॉन सीमा 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बराबर। अच्छा, ये दोनों को जब टच करके अलग करते हैं तो क्या बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं, पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन। और Q और R में क्या रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जिसके पास रेडियस ज्यादा है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा जाएगा, है ना। और जिसके पास रेडियस कम है उसके पास चार्ज कम आएगा। तो अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकालूं, क्या आएगा, रेडियस के डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो R/2R आएगा, कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। तो चार्ज का रेशियो 1/2 आएगा। मतलब ऐसे समझिए कि जो टोटल चार्ज है वो उसके 3 हिस्से होंगे। कैसे, Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो है ना, तो टोटल चार्ज 3 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से 2 हिस्सा Q2 को मिलेगा और 1 हिस्सा, हाँ समझ पा रहे हो। अच्छा, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि Q1 डैश बेसिकली टोटल चार्ज का, टोटल चार्ज आपका कितना है, Q1 प्लस Q2 था। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, Q1 प्लस Q2, क्या आप बोल सकते हो कि Q1 प्लस Q2 ये होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा, क्योंकि वही चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सम तो बराबर ही होने वाला दोनों का। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं कि Q1 जो है वो एक मिनट, Q1 जो है वो 1 है ना, 3 हिस्से का, तो 1/3 ऑफ टोटल चार्ज है। और Q2 डैश जो है वो कितना हो जाएगा फिर, 2/3 ऑफ टोटल चार्ज हो गया। अब टोटल चार्ज लेकिन कैसे मिलेगा अपने को, वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज आपका Q जो है वो Q1 प्लस Q2 या Q1 डैश प्लस Q2 डैश होता है, आप कहीं से भी निकाल लो, Q1 प्लस Q2 से निकालता हूं। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ, इधर आ जाओ, Q1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीमा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, सीमा 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर, तो सीमा 16 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये 16 और ये 4 20,
ठीक है, 20 सीमा पाई आर स्क्वायर लिख दो उसको, या सीमा 20 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अच्छा टोटल चार्ज मिल चुका है, तो इसका ये 1/3 है ना, और इसी का ये क्या है, 2/3। इतनी कहानी समझ में आ गई। मुझे क्या निकालना था, सीमा 1 और सीमा 2। ठीक है, क्या कर सकता हूं बताओ, Q1 डैश, Q1 डैश कितना है 40, एक मिनट सॉरी, Q1 डैश 20/3, 20/3 सीमा पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में कौन है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20, 5/3 सीमा कितनी आ गई है 5/3 सीमा। अच्छा इधर पुट करूंगा तो एक मिनट, हाँ, Q2 डैश कितना है 40/3, और अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, अच्छा ये 16 है रे भाई, 16 है ना, तो पहले 8 दूनी 8 पंजे, तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5/6 सीमा, खत्म। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या हुआ, पहले जो दो सीमा दिया था वो रिलेशन लिख दिया मैंने, दोनों को टच करके आपको मालूम है कॉमन पोटेंशियल होता है, इधर भी सीमा 1 सीमा 2 का फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि टोटल चार्ज तो दोनों बराबर रहेगा ना, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 भी बोल सकते हो, Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी बोल सकते हो। अब क्योंकि Q1 Q2 का इन्फॉर्मेशन अपने को मालूम है, वो लिखा तो मुझे टोटल चार्ज पता चल गया। अच्छा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का रेशियो क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल जब हो जाता है तो आपको ना रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1/R2 या R/2R, तो 1/2 आ गया, और 1/2 मतलब आप समझो कि टोटल 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सा Q2 को मिलेगा, और हाँ तो एक हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा मतलब 2/3, 3 में से एक हिस्सा मतलब 1/3, तो ये टोटल चार्ज निकालने के लिए ये किया, और आपको एक बार टोटल चार्ज मिल गया Q1 डैश और Q2 डैश, फिर मिल जाएगा, उसके बाद उसको यहाँ पुट कर देने का, तो सीमा 1 सीमा 2 मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहा है हैज अ डायपोल मोमेंट, ये तो P हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये R हो गया है ना, और सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट वाला है, ठीक है, विद द डायपोल एक्सिस। तो आपको पूछ क्या रहा है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है यानी V पूछ रहा है, तो V का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा था, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर होता है इसके अंदर। ऐसे जनरली अगर पॉइंट चार्ज के लिए तो क्या नाम है KQ/R होता है ना, लेकिन आप डायपोल के लिए याद रखो R स्क्वायर होता है। हाँ चलो सॉल्व कर दो, K कितना होता है 9 × 10⁻⁹, P कितना दिया हुआ है, ठीक है 16 × 10⁻⁹, और cos 60 कितना होता है बच्चों, 0.6 का यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, चलो सॉल्व कर दो उसको, ये कैंसिल हो गया, 16 cos 60 हाफ होता है ना, तो ये 8 आ जाएगा। अच्छा 0.6 का स्क्वायर क्या होगा 0.36, तो 36 × 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2, 2 8 16, 9 4 36, 4 2 8, और 10⁻⁻² ऊपर आया तो +2, मतलब 2 × 10⁻² यानी 200, सी ऑप्शन इज करेक्ट, हो गया खत्म।
देखो ये कभी पूछा है 20 में ना, और यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको आया था 24 में, पिछले साल, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन वो कैसा था, एसर्शन रीजन में था, लेकिन यही फॉर्मूले पे आया था। फॉर्मूला लिखा हुआ था उसमें 2 के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, रीजन में, समझे? तो फॉर्मूला ही गलत था वो, और पहला एक असर्शन में कुछ नंबर दिया था, उसको सॉल्व करके आंसर सही आ रहा था, असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो पी वाई क्यू सॉल्व करेगा तो क्या एक फॉर्मूले का ये रहता है, प्रैक्टिस रहता है आपको कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं था। चलो इधर बताओ। इन सर्टन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया गया है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब पूरे एरिया में 5 वोल्ट पोटेंशियल है। हाँ, कुछ याद आ रहा है आपको? तो अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी होता है, अगर आप डेरिवेटिव वाला फॉर्म देखा हो, डीवी बाय, है ना, माइनस करके, तो वो आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो V अगर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और या तो आप वहां से लिंक करो उसको, हॉलोस्फीयर वाला, है ना, हॉलोस्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन V क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो V कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो। तो सीधा सीधा 2020 का सवाल है। ये वाला देखो, बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6 माइक्रोफराड, सी हो गया। विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अच्छा एयर मीडियम में है तो ये सी नॉट हो गया, क्या हो गया, सी नॉट हो गया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हो जैसे, तो ये 30 माइक्रोफराड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी है। अच्छा, सी और सी नॉट में रिलेशन पता है, डाइलेक्ट्रिक जब डालते हो के सी नॉट होता है, तो आप लोग ने, आपको पता है कि सी इज इक्वल टू के सी नॉट होता है। तो अगर ये 30 हो गया और ये कितना है 6, तो आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी पता कर सकते हो, 5 6 30 होता है, तो मतलब के कितना हो गया, 5 हो गया, तो आपको के पता चल गया कितना है, 5 है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, हाँ तो आपको ये पता है कि के बोले तो ई आर भी होता है ना, के मतलब ई आर भी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली ई एम आपका क्या बनेगा, के ई नॉट। अच्छा, ये के कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि 5 आ रहा है आपका, ठीक है। ये सॉल्व करके आपका के कितना आ जाएगा, 5, बताओ, 5 इंटू 8.85 10⁻⁻12, 5 5 जा 25, 40 42 44, 44.25 10⁻⁻12। अब आंसर मैच करना है। अब सारे आंसर ना 0 पॉइंट में दिया हुआ है ना, और 4 4 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला सही होगा कि ये सही होगा, क्योंकि पॉइंट 2 पीछे लूंगा तो +2 और -10 आ जाएगा आंसर, खत्म, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये देखो, ऐसा सवाल हम लोग ने कब किया था, ऐसा फील्ड ये वाला 17 में किया था, है ना, तो 20 में भी उससे रिलेटेड ही सवाल आया है। हाँ, अभी किया था ऐसा बोल रहे हैं, मतलब 2017 में नहीं किया था, लेकिन 2017 का सवाल किया था। अरे क्या हो गया, चलो, ये पार्शियली फील्ड वाला है ना बच्चों, है ना, तो थिकनेस यहाँ पर कितना है इसका, d/2 है। पूछ रहा क्या है, अच्छे से समझो सवाल को,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ठीक है पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है, सेपरेशन डी है, एयर है बिटवीन द प्लेट। नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब पार्शियली जिसका डी बाई टू ये है, इसको फिल करते हैं बिटवीन द प्लेट एज शोन इन द हैविंग डाइलेक्ट्रिक जिसका 4 है। रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल, मतलब न्यू कैपेसिटेंस सी अपॉन सी नॉट आपको निकालने का। लेकिन ये कंप्लीटली अब ये सी बाय सी नॉट के बराबर नहीं होगा, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि ये कैसा पार्शियली फील्ड किया गया। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, सी निकालते हैं ना। सी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा इधर पे पार्शियली फील्ड वाले में, ई नॉट ए बाय बराबर डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो आप मुझे बताओ बच्चों, टी आपका थिकनेस कितना है, डी बाई टू है ना, और ये डी बाई टू, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है डी बाई टू आ जाएगा, और ये टू नीचे आ जाएगा तो ये भी डी बाई टू के, है ना। अच्छा यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो डी बाई टू कॉमन ले लो या के की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप। के की वैल्यू पुट किया तो वो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 4d और ये 1d यानी 5d और अपॉन 2 4 जा 8 4 2 जा 8, समझे। तो 8 ऊपर जाएगा, 8 बाय 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये कौन होता है आपको मालूम है ऑलरेडी, कौन होता है ये, सी नॉट। ठीक है तो ये हो गया 8 बाय 5 सी नॉट। तो अब यहां पर देखो पुट कर लो, सी आपका है 8 बाय 5 सी नॉट और अपॉन सी नॉट, आ गया आंसर। क्या रेशो आ गया, 8:5। अच्छा क्वेश्चन घुमा के उल्टा भी पूछ सकते हैं, हाँ, ओरिजिनल टू फाइनल कैपेसिटेंस भी पूछ सकते हैं, तो फिर 5:8 आ जाएगा। तो आपको डिवाइड प्रॉपर करना है। अच्छा क्या पूछ रहा है ये, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस, पोटेंशियल और आर का ग्राफ दिया हुआ है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थिन शेल। शेल वाले केस में आपको पता है सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट चलता है, उसके बाद इनवर्स रिलेशन रहता है। ओके तो ग्राफ आपका कौन सा बनने वाला है बच्चों, कौन सा ग्राफ सही होगा बताओ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मालूम है ना ये डायरेक्ट, अगर सॉलिड रहता तो ग्राफ कैसा होता, इधर दिया नहीं है वैसे, ऐसे होता फिर ऐसा होता। ठीक है चलो खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान है, 2021 वाला सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर कोई टेक्निक आपका लगा। सुनो बात को, अगर आप ये कैपेसिटर देखो तो आपस में कैसे लग रहे हैं, पैरेलल। ये वाला कैसे लग रहा है, ये एक्चुअल में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है। कैसे, क्योंकि देखो यहां से अगर आप देखोगे ना तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना, तो मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। देखो ये इनिशियल ये वाला पॉइंट आप मान लो ए है, और ये आपका फाइनल जो है वो क्या है, बी है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो इसके थ्रू ए से कनेक्टेड है ना, फिर ये वाला इसके थ्रू ए से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में सेम नहीं होगा। लेकिन इधर देखो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, मतलब ये भी बी पॉइंट है और ये भी सेम पोटेंशियल हुआ, मतलब ये कैपेसिटर सर्किट में कोई काम का नहीं। नहीं आ रही बात समझ में, ओके तो मतलब इसको उड़ा दो। अब आपका ये बी पॉइंट डायरेक्टली इधर कनेक्ट है और ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है, मतलब सी प्लस सी तो सी ग्रेट हो, खत्म। ऐसे विस्टन्स वाला भी सवाल आता है, हाँ विस्टन्स नेटवर्क में, हाँ तो बीच में अगर वो रहेगा विस्टन्स नेटवर्क अगर आप देख रहे हो और बीच वाले को उड़ा देने का। नेक्स्ट करें, चलो इधर देखो। अच्छा ये तो थियोरेटिकल है, पोलार मॉलिक्यूल मतलब आपको मालूम है कि उसके पास डायपोल होगा तभी तो
परमानेंट रहता है, तभी तो पोलार बोलते हैं, बराबर है। अब इसके अंदर नॉन पोलार भी पढ़ते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक्स, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस किया जाता है। हाँ, उसमें परमानेंट डायपोल नहीं होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इंड्यूस होता है। तो आप पॉइंट पर लो, पोलार मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और बाकी सब क्या बोल रहे हैं, हैविंग जीरो डायपोल, नहीं भाई, परमानेंट रहता है। एक्वायर्ड डायपोल मतलब डायपोल एक्वायर करता है, नहीं पहले से होता है इसके पास। एक्वायर्ड डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। तो उल्टा ही बोल रहा है कुछ, खत्म हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, कितने लोग को आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? स्मॉल यू का फॉर्मूला बात करते हैं अपन, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? तो एनर्जी आपका पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं एनर्जी पूछूं तो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। समझ आ रहा है? अब देखो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो स्मॉल यू का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एनर्जी डेंसिटी का है। तो इनटू वॉल्यूम, अब इनटू वॉल्यूम किधर हो रहा है, देखो एरिया इनटू डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम हो गया, खत्म। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पर, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला याद हो, एनर्जी डेंसिटी अभी आया तो ये भी याद कर लो। सीधा सीधा मतलब इस पे भी क्वेश्चन आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और आपको पूछेगा व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। समझ गए? ओके, चलो ये कैसे करेंगे, ऐसे टाइप का कुछ अभी कर चुके हैं अपन, है ना, बड़ा क्वेश्चन कर चुके। तो यहाँ पर मुझे जो है ना ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। अच्छा, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स है, स्फेरिकल R1 और R2 जिसका रेडियस है, कनेक्टेड बाय वायर, वायर से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, मतलब जब टच करने के बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गया, तो उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों इन दोनों को टच कर देता हूं या वायर कनेक्ट कर देता हूं, तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ठीक है। क्या सेम हो जाता है इनका, V सेम हो जाता है, ठीक है। और सिग्मा विल बी डिफरेंट, ठीक है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आप देखोगे तो, इसका चार्ज आप Q1 Q2 बोल दीजिए, अभी कंपैरिजन नहीं चल रहा है कि पहले ये था वो था, तो हम लोग Q1 Q2 ले लेते हैं ना। तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, सही बात है, R1 स्क्वायर। और इधर पे क्या हो जाएगा, मुझे इसका रेशियो निकालना है ना। तो अगर मैं सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 करता हूँ, 4 पाई कट हो जाएगा, क्या बचेगा Q1 अपॉन Q2, और रेडियस का उल्टा हो जाएगा ना, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको याद है टच करने के बाद मैंने चार्ज का रेशियो निकाला था, तो चार्ज और रेडियस में पोटेंशियल जब सेम हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब Q1 बाई Q2 की जगह मैं लिख सकता हूँ R1 बाय R2, और इधर पे आ गया R2 बाय R1 का स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पर या इंडिविजुअल स्क्वायर बोल दो, तो कट हो जाएगा एक एक, तो मतलब रेडियस के उल्टे रिलेशन में होता है। तो सिग्मा का रेशियो रेडियस के उल्टा रिलेशन होगा, ये डायरेक्ट भी याद रखो, ठीक है। और चार्ज का रेशियो, ये कब बात करें, जब अपन वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं या कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही सवाल अगर मुझे चार्ज का रेशियो पूछता तो हाँ, R1 बाय R2 आ जाता। ठीक है, तो जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट, ये स्मॉल ड्रॉप्स है, ये कौन से ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स है, डॉट डॉट डॉट। अगर हम लोग ने इसको कंबाइन कर दिया और एक बड़ा ड्रॉप बनाया, बिग ड्रॉप बनाया, ठीक है, तो बिग ड्रॉप वाले का जो पोटेंशियल होगा, जो VB होगा, ये कितने नंबर्स में, n नंबर्स में। अब ये n नंबर कितना रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा।
n रेज टू 2/3 होता है, कितना होता है 2/3 ऑफ स्मॉल वाले का पोटेंशियल। खत्म, ये फॉर्मूला याद रहेगा, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। अच्छा, तो मेरे पास छोटे वाले का कितना बोल रहा है, सब सेम साइज का है, 27 ड्रॉपलेट्स है, तो n कितना हो गया 27। और आर चार्ज एट 220 वोल्ट, मतलब छोटे वाले का कितना है 220 है। क्या पूछ रहा है, बड़े वाले का पूछ रहा है। दे कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो आपका क्या बन जाएगा, n का फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू कितना है 20। अब इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्यूब रूट कर लेने का, 1/3 मतलब स्क्वायर मत करो, पहले बड़ा हो जाएगा। अच्छा वैसे भी कर सकते हैं, ओके 3 का क्यूब कर देंगे, ओके ऐसा भी कर सकते हैं, 3 क्यूब कर देते हैं 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, बराबर ना। ठीक है, 0 हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, ठीक है 18 और 19 1980। नेक्स्ट करें, ये देखो 22 में इससे सिमिलरली सवाल पूछा गया ना। 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियाई कितना है R1 और R2, और R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, हैव इक्वल चार्जेस, दोनों का इक्वल चार्जेस, दोनों के चार्जेस बराबर है। द पोटेंशियल वुड बी, ठीक है। अच्छा V का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ KQ/R होता है, तो R के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है, चार्ज सेम है बोल दिया ना उसने, तो आप उसको देखोगे नहीं, तो V और R का रिलेशन चलेगा। खत्म, बोलो पढ़ो ऑप्शन, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, सही बात है, जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इक्वल तो होगा नहीं, डिपेंडेंट ऑन मटेरियल नहीं, मोर ऑन बिगर तो गलत बोल रही है। खत्म। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत आसान है, हमेशा जो है ना, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर जा रही होती है, समझ आ रहा है, तो सरफेस और इसमें 90। अच्छा इसमें ना ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एरिया वेक्टर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल 0 हो जाएगा, समझ गए। 22 कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा डिस्टेंस डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया। इफ C इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, फाइनल क्या होगा, तो C डैश बोल देता हूं मैं। फॉर्मूला अपना क्या बनता है बच्चों, C का फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट, मान लो K भी अगर है तो, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट K/D, मान लो K निकाल देता हूँ, चलो एप्सिलॉन नॉट A/D बना देता हूँ। तो आपने क्या किया बताओ, A को आधा कर दिया और D को डबल कर दिया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, 4 हो जाएगा, तो बेसिकली है ना C/4 हो जाएगा। खत्म, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सब बहुत आसान सवाल है। ये वाला सवाल देखेंगे, 22। अच्छा सीरीज पैरेलल की कहानी पता है ना, तो आप सुनो, क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस है जो आपको दिया गया, इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो 3 माइक्रोफराड भी आपका इक्विवेलेंट है और ये वाला भी इक्विवेलेंट, लेकिन कौन सा वाला, सीरीज के पैरेलल, तो आगे पढ़ोगे। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर दो को करते हो तो 3 माइक्रोफराड है, और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 16 माइक्रोफराड है। इसका मतलब अगर मैं डेटा लिखूं तो ये मेरा सीरीज वाला 3 माइक्रोफराड है और पैरेलल वाला, ठीक है 16 माइक्रोफराड है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर, मतलब वो जो 2 कैपेसिटर आप सीरीज और पैरेलल में लगाओगे ना, वो निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, CS बोले तो CS इज इक्वल टू व्हाट, हाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन
डिवाइड में दोनों का प्लस, ये 3 माइक्रो फराड है, ठीक है। अच्छा सीपी बोले तो दोनों का डायरेक्ट सम ना, 16 माइक्रो फराड। अच्छा बच्चों अगर मैं यहाँ पर C1 प्लस C2 आपको यहाँ मिल चुका है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पुट करूं तो C1 इंटू C2 अपॉन 16, 3 ये उधर जाएगा तो 48 माइक्रो फराड आ रहा है। मतलब कि C1 और C2 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 48 आ रहा है। बेसिकली माइक्रो इंटू माइक्रो वैसा हो जाएगा, हाँ। तो 48 आ रहा है। अब मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मल्टीप्लीकेशन ऐसा होगा जो 48 दे रहा है? ये तो 60 हो जा रहा है, 64 हो जाएगा, 12 चौक 48, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। खत्म। क्या हुआ? अच्छा देखो अगर इसमें ऑप्शन जो है ना ऐसे हो जाते कि और भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 48 आ रहा हो, तब अपने को इसको सॉल्व करना पड़ता फर्दर। लेकिन ये वाले में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में मल्टीप्लीकेशन 48 आ रहा है। मान लो अगर मल्टीपल ऑप्शन 48 दे रहा था तो आपको फिर एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप C1 इंटू सी टू इज इक्वल टू 48 आया ना, इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल दो आप, है ना। सी टू, C1 को उधर भेज दो, C2 अपॉन 48 अपॉन C1 हो जाएगा, है ना। फिर इसको इसमें पुट करूंगा तो यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो वहां पर C1 की दो वैल्यूज आएंगी, 12 हो सकता है या 4 हो सकता है, ऐसा आएगा। तो 12 रख के अगर मैं C2 निकालूंगा तो 4 आएगा, और 4 रख के C2 निकालूंगा तो 12 आएगा। तो समझ आ रहा है इस तरीके से। तो वो वाला कब करोगे, वो स्टेप कब करोगे, मल्टीपल ऑप्शंस हो गए। अदरवाइज आप यहां से ही पहले चेक करो कि किसका मल्टीप्लीकेशन 48 आ रहा है। खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। तो फिर वो डिफिकल्ट में चला जाता थोड़ा, अभी वो इजी में। चलो ये वाला बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। सुनो, पोटेंशियल आपका स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा आप सुनो, यहाँ पर एक हेक्सागोन है, उस पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है ना। तो आप देखो माइनस क्यू की वजह से लाइन से कहीं से भी आ जाओ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू, माइनस के क्यू बाय जो डिस्टेंस होगा इसका, डी ले लो जो भी, के क्यू बाय डी। अच्छा इसकी वजह से उतना ही प्लस हो जाएगा। अब डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है ना अपने को, स्केलर क्वांटिटी है। माइनस प्लस ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो पोटेंशियल यहाँ पर जो सेंटर पर वो है जीरो है। अब अपने को क्या पूछ रहा है कि अगर आप कोई क्यू नॉट इधर पे लेकर आ जाते हो, तो मैं आपको बताता हूं वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, चार्ज इनटू पोटेंशियल। उस पॉइंट पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बात करते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो आप क्यू नॉट इंटू जीरो, वर्क विल बी जीरो। पोटेंशियल पे भी सवाल आ सकता है इस पे, लेकिन यहां पर वर्क पूछा हुआ है अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा चार्ज कुछ डिफरेंट कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव था, तो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। हाँ मैग्नीट्यूड अलग होगा तो फिर नेट पोटेंशियल होगा, और इनटू फिर आपका क्यू नॉट होगा, ठीक है। खत्म। तो 2022 का ये भी एक आसान सवाल था। इधर आ जाओ, ये देखो, ये तो बहुत आसान है ना 23 में। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो 3 और 3 6 हो गया। ये इसके साथ सीरीज में, दोनों को मल्टीप्लाई 18/9 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो सी पी इज इक्वल टू 3 6 3 + 6 18 9 9 2 ज़ा खत्म। बी ऑप्शन इसका, ठीक है। मिक्स करें। अच्छा ये माइक्रो का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ, क्योंकि आप माइक्रो में सॉल्व करो तो आंसर भी माइक्रो फराड में आएगा। क्या हुआ,
सी, हाँ सी एस होगा, सॉरी सी एस होगा। तेईस का सवाल है, देखो ये वाला। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये डायपोल रखा गया है, ये पॉइंट है आपके पास। हम्म, ये पॉइंट की यहाँ सेंटर से दूरी 5 है, और ये कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से अगर माइनस क्यू से पूछा जाए तो 3 और ये 5 8 हो जाएगा। तो पहले तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉजिटिव की वजह से भी होगा और नेगेटिव की वजह से भी होगा, ठीक है। और अपने को पूछा क्या लेकिन इधर पे पोटेंशियल ही पूछा है ना, और पोटेंशियल का हम लोग को डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला पता है, नंबर निकालने बोला ना कि चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो दोनों को, क्या नाम है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल सब ट्रैक होगा। या हमारे पास डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। के ऐसे ही रखते हैं, के क्योंकि ऑप्शन में चाहिए अपने को। पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू इंटू 12। 12 कितना होगा ये, 3 3 6, नहीं नहीं 12 12 12 12 ये होता है, 6 हो जाएगा। और एंगल एक्सिस पर है तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। cos 0 1, और एक मिनट, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, हाँ 0, cos 0 1 अपॉन आर कितना है 5, है ना। तो अभी फिलहाल आर स्क्वायर रखता हूँ, चलो सॉल्व करो। के क्यू ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर मतलब 10⁻², और ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25 10⁻⁴, ठीक है। कट रहा है, के क्यू ऐसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है ये। अच्छा, ये अपने लिए किसके लिए फॉर्मूला था, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए था ना। तो इसके लिए कैसे निकालोगा मैं, नेट पोटेंशियल के लिए पहले प्लस क्यू से निकाल लो, के क्यू बाय इसका डिस्टेंस बताओ कितना है 2, फिर माइनस करूंगा क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना इसका वहां पर, तो माइनस के क्यू बाय 8, ठीक है। तो के क्यू कॉमन निकाल दो, 8 - 2 यानी 6 बाय 2 इंटू 8, 2 3 सा 3/8, ऐसे निकलेगा ये 3/8, क्योंकि क्योंकि 3/8 3/8 के क्यू, खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, 23, ये देखो 24। अच्छा, क्या ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये सिमिलर है ये बीच में, तो ये आपका कोई काम का नहीं, निकाल दो उसको, है ना। इसमें से करंट फ्लो करेगा नहीं और ये चार्ज नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस नेटवर्क में आ गया। देखो ये सेम पोटेंशियल होता है। अच्छा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 सीरीज में है, तो 2 2 ज़ा 4, अच्छा सेम रहता है तो आपको मालूम है कि हाफ हो जाता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 1 आपके उसमें पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म झाला। ट्वेंटी एट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है 2024 का, देखो एक और सवाल है। स्फीयर दिया हुआ है, थिन स्फीयर शेल है, शेल बोल दिया मतलब हॉलो है अंदर से, है ना। पॉजिटिव चार्ज ऊपर दिया गया है, चार्ज बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी
देखो सी सेंटर पे है, पी सरफेस पर है, और आपको मालूम है कि अंदर, हाँ, और सरफेस एक कांस्टेंट रहता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, आंसर विल बी 0। बराबर। देखो अभी आपने अभी तक पी वाई क्यू देखा होगा, तो हम लोग ने फॉर्मूला यूज नहीं कर चुके क्या? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला डायपोल के लिए यूज कर चुके हैं ना? ठीक है, देखो यहाँ पर असर्शन बोला है पोटेंशियल वी एट एनी एक्साइल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्साइल पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी बार, पी दिया हुआ है, इज एक मैग्नीट्यूड किधर गया, हाँ, डायपोल आपका फ्रॉम दी सेंटर, हाँ, तो आपको पोटेंशियल वो दिया है, क्योंकि जब आप सेंटर से बात करो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो पॉजिटिव साइड रहेगा तो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के साइड रहेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। तो अगर मैं दोनों तरफ बात करूं, देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का एक्साइल पॉइंट पर, या एनी आर्बिट्ररी क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय वॉट, आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ये डायपोल के इस तरफ बात करूं या इस तरफ बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, तो आपका डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट के लिए एंगल कितना रहेगा? 0। और इस पॉइंट के लिए एंगल कितना होगा? 180। तो मतलब एक बार यहां पर 0 रखोगे cos 0 1 आएगा, और 180 रखोगे तो -1 है, मतलब प्लस माइनस आएगा दोनों पॉइंट के लिए। तो वो तो प्लस माइनस तो सही है। नंबर सिर्फ चेक कर लेते हैं। k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। p की वैल्यू कितनी होती है? p की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁻6। अच्छा, r कितना बोला? 2 मीटर के, यानी 4, 4 से 4 गया, 10⁻⁹ -6 3, तो 9 × 10⁻³ आ रहा है, और प्लस माइनस क्यों आएगा ये भी समझ में आ गया, मतलब असर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही गलत है ना? अब फॉर्मूला कैसे गलत है, आप इसको के इसमें कन्वर्ट करो, समझ में आएगा आपको। तो 2 और ये 1/4πε0 के पी बाय आर स्क्वायर है, तो 2 के पी बाय आर स्क्वायर कैसे होगा? हाँ, आप ऐसे बोल सकते थे प्लस माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, ये 2 यहां पर गड़बड़ हो गया, समझ आ रहा है? खत्म। तो मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज बी, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो if the plates of parallel plate capacitor connected to battery are moved close to each other, then, अच्छा ओके, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, इसमें से करेक्ट और वो ढूंढना है अपने को, है ना? देन करेक्ट ही ढूंढना है। अब सुनो, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, मतलब अगर मैं इसको एक दूसरे के करीब लाता हूं तो आपका डी डिक्रीज होगा ना? ओके, और आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो सुनो, चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। कैसे? देखो सी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, Q इज इक्वल टू सी बी होता है ना, ठीक है। और अगर आपको पता है C का फॉर्मूला होता है E नॉट A बाय डी। अब बताओ, D अगर कम करूंगा तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, सही बोल रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, ये गलत है। क्यों? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो C बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये गलत बोल दिया। इट्स कैपेसिटर इंक्रीजेस, हाँ, डी करेगा, डिक्रीज करेगा, सी इंक्रीज करेगा, ये सही है। रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम। अच्छा, चार्ज टू पोटेंशियल जरा बात करते हैं, इस फॉर्मूले में आ जाओ। Q बाय V, ये C के बराबर होता है, C तो बढ़ रहा है हमारा, और ये बोल रहा है कि Q बाय V कांस्टेंट रहेगा। Q बाय V किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आप D कम कर रहे हो तो C बढ़ेगा, मतलब ये रेशियो भी बढ़ेगा, समझ गए? तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो चार्ज Q इंटू V इंक्रीज करेगा,
Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो सी वी स्क्वायर हो गया ना ये, सी वी इंटू वी। बताओ, वी तो कांस्टेंट है आपका, बैटरी वही है, तो सी बढ़ रहा है ना, इंक्रीज करेगा, मतलब आपका ये भी सही है। ए सी ई देख लो कौन सा ऑप्शन में, समझ गए ना कहानी। ये रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपका कौन कौन सा कवर हो जा रहा है पता है, चार्ज ए कवर हो जा रहा है, और कैपेसिटर इंक्रीजेस, ए एंड सी कवर हो जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका एनर्जी का मैंने लिखा है, अच्छा एनर्जी भी आप यहाँ पर, सी भी बढ़ेगा ना, तो एनर्जी भी कवर हो जाएगा इसके अंदर, तो बी भी कवर हो जाएगा। ये इसके अंदर आपका डी कवर हो रहा है, डी पॉइंट, और ये लास्ट वाला जो है आपका ई वाला कवर हो रहा है इसमें। करके देखने का जो चीज बोल रहा है ना। चलो नेक्स्ट, ए सी एन ई ओनली, खत्म। यहाँ पर नीट के सवाल आपके खत्म हो गए, ठीक है।